हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। हम लोग काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स का ये 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट, रिवर बोट और रिवर रेन मैन प्रॉब्लम हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेक्टर है क्या। तो जो फिजिक्स का मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप स्टडी कर रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करो, दैट मीन्स फिजिक्स का स्टडी कर रहे हो आप। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब विच कैन बी मेजर, which can be measured. तो those quantity which can be measured is called physical quantity. Velocity, displacement, acceleration, length, mass, time, current, it's example of physical quantities. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उसको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपली अर्थमेटिक की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थमेटिक की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को सिंपली ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैथमेटिक्स में 1+1 करते हैं, उसको अलजेब्रा की तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। 1+1 = 2 उसी तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से किया गया। Physical quantities are classified on the basis of directional properties. On the basis of directional properties, vector physical quantity और scalar physical quantity. कुछ ऐसे physical quantity हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, और कुछ ऐसे physical quantity है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं था, जैसे टाइम। तो टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड मैग्नीट्यूड हुआ है, पर डायरेक्शन में कहीं इसका इंडिकेशन है नहीं। दैट मीन्स इट्स ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया गया। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। Those physical quantity which have only magnitude, but some physical quantity which have magnitude as well as direction but not follow the vector law of addition. तो वो भी हमारे पास क्या है? स्केलर फिजिकल। जैसे करंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी है, पार्टिकुलर एरिया में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, पर वो वेक्टर नहीं है। स्केलर की तरह उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मास में तो डायरेक्शन ही नहीं है, टाइम, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस सब में भी डायरेक्शन ही नहीं है। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जनरली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर के बारे में इतना ही जानना, आगे कुछ हम लोग इसको काम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इट्स फॉलो द अर्थमेटिक रूल। जो अर्थमेटिक का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, वो रूल फॉलो करना चाहिए। इट्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मतलब 1+1 = 2 और 2+1 को 1+2 भी लिख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर आगे हमारा जो मेन चैप्टर है वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एज वेल एज फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर ऑफ एडिशन को तो फॉलो करना ही चाहिए। जनरली जिसमें डायरेक्शन हो वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता नहीं। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है पर वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं ये तीनों कंडीशन मस्ट भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सपोज दैट ए हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है और हमको पता नहीं है कि ए है क्या, मतलब पता नहीं है, लेकिन इसको जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे ए पे ही हम लोग एरो लगा दिए, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और ये मॉडर्न टेक्निक है। इससे पहले जो टेक्निक ए जो लेटर जिस फिजिकल को हमको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना होता था उसको बोल्ड कर दिया करते थे, इस तरह बोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ओल्ड मेथड है। दिस इज ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड है ये, दिस इज ओल्ड मेथड। और ये न्यू मेथड है, ये मॉडर्न मेथड है, जिसमें हेड जो रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेटेड पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। हेड रिप्रेजेंट्स टर्मिनेटिंग पॉइंट, टेल रिप्रेजेंट्स ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। तो एरो जो है एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स वेक्टर। इसमें बोल्ड में कुछ पता नहीं चलता था कि डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। ये हमारे पास काफ़ी फेमस ये टेक्निक है। ठीक है। पैरेलल स्लाइडेशन और शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल स्लाइडेशन और शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। व्हेन वेक्टर्स शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए वेक्टर का। सपोज दैट देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हेड बोला जा रहा है, इसको टेल बोला जा रहा है। इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ रख दें तब विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए, जैसे यहाँ पे था, न इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया न डायरेक्शन चेंज किया, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर देना है, नहीं तो वो पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा। तो पैरेलल शिफ्ट वो वेक्टर है जिसमें आप डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिए, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी नेसेसिटी के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। उसी को हम लोग पैरेलल शिफ्ट वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिए, बी वेक्टर को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, पर डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। हाउ टू चेंज द वेक्टर, वेक्टर को आप कैसे चेंज कर सकते हो, वेक्टर को आप कैसे चेंज कर सकते हो? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी चेंज देन वेक्टर विल बी चेंज। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड अभी ये है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करवा दिए तो वेक्टर क्या होगा? ये अभी ये वेक्टर ये नहीं होगा, ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा। जैसे इसको लिए एक और ऐसे कनेक्ट कर दिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे इस तरह वेक्टर है, अब इसको एक और ऐसे कनेक्ट कर दिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज। दैट विल वेक्टर विल बी चेंज। यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेक्टर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी चेंज दैट वेक्टर विल बी चेंज। यदि अभी ये वेक्टर है, ए वेक्टर था सपोज दैट, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिए तो वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये पहले वाला वेक्टर नहीं रहा तो वेक्टर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इफ़ बोथ विल बी चेंज, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा तो ऑलरेडी वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है। सपोज दैट देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। इस वेक्टर, इफ वेक्टर रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा इक्वल टू 2πn वेयर n इज द नंबर ऑफ रोटेशन 0 1 2, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका ये हेड है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा, ये ऑरिजिनेटिंग पॉइंट को, ये हमारे पास वेक्टर है। इसको हमने क्या किया, पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको हमने क्या किया कि रोटेट किया, वन रोटेशन कंप्लीट किया, थीटा इक्वल टू πn यहीं पे लेकर चले आए, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट पे है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ वेक्टर में।
यदि थीटा इक्वल 2πn से रोटेट करवाइएगा, एन का वैल्यू 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे इसको रोटेट करवाएं फिर वहीं से चलाएं, इसको अभी रोटेट करवा रहे हैं और रोटेट करवाएं फिर से वहीं पे चलाएंगे, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, ए वेक्टर रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा इक्वल टू 2πn वेयर n इज द फ्रैक्शन, मतलब वन इंटीजर नंबर नहीं लेना है। तो इंटीजर नंबर नहीं लिए, 1.5 ले लिए या 1.2 ले लिए, तो 1.5 लीजिएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3π। तो यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट किया तो 2π और एक हाफ रोटेशन, अब ऐसे हो गया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। वेक्टर विल बी चेंज, देन वेक्टर विल बी चेंज। जैसे देखो यहाँ से ये वेक्टर था और इसको एक रोटेशन कंप्लीट किया, यहाँ पहुँचे और फिर एक रोटेशन कंप्लीट किया तो क्या यहाँ पहुँच गया, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वेक्टर क्या होगा, पहले ए वेक्टर था, अभी ए डैश वेक्टर माइनर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी हो सकता है, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वेक्टर विल बी चेंज। अब देखिए यहाँ पे अभी जो बता रहे थे कि हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसी को हेड कहते हैं। एक क्या है, इनिशियल पॉइंट, इसी को क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको सपोर्ट कहते हैं। ये जो लाइन का है इसको हम लोग लाइन सपोर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टेड लाइन सीगमेंट्स। हमारे पास वेक्टर का सीगमेंट, लाइन सीगमेंट क्या है, तो इसी को सपोर्ट कहते हैं और इसी को लाइन सीगमेंट कहते हैं और इसी को लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं। इसी को लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। इक्वल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पहुंचने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग अब स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू इक्वल वेक्टर, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तब कहेंगे इक्वल वेक्टर। टू और मोर देन टू वेक्टर भी हो सकता है, जैसे एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ और ये तीसरा वेक्टर हुआ। तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम, तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ये सेम है। देखिए यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट और हेड पॉइंट तीनों सेम पॉइंट में मैग्नीट्यूड सेम है, तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, आपस में इक्वल वेक्टर है। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर है तो दो वेक्टर को इक्वल कर दिए, समझ में आया बात, दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कर दिए। तो ये कैसा वेक्टर हुआ, इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ज्योमेट्रिकली हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ अनदर वेक्टर। देखो ये इसका जो मान लीजिए ये हेड है, ये हेड इसका कोइंसाइड्स कर गया और इसका टेल भी कोइंसाइड्स कर गया, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। उसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए में वेक्टर नहीं लगा हुआ, दैट इज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ए इक्वल टू बी यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों वेक्टर इक्वल होगा। तो ये इक्वल है तो ए इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है, इसको बोल सकते हैं हमेशा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए कंडीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड सेम हुआ और डायरेक्शन सेम हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे, इफ डायरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेम। ये मोर देन टू वेक्टर, अभी एग्जांपल ये था मोर देन टू वेक्टर और सभी का डायरेक्शन क्या है, ये न्यू पॉइंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, आर सेम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मे और मे नॉट बी सेम। एक ही वेक्टर है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये एक वेक्टर देखिए, इसका ये हेड तो कोइंसाइड्स कर रहा है पर टेल कोइंसाइड्स नहीं कर रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है।
मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए ए और बी क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। ए और बी क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ए और बी, ये देखिए ये बी और सी भी पैरेलल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, हेड सेम होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे इससे इसको कोई मतलब नहीं है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्या इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है पर डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ए और बी वेक्टर यहाँ क्या है, पैरेलल वेक्टर। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ देखिए ये 3 वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है, और सी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी है और इक्वल वेक्टर भी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है। तो ये हम लोग समझ गए। स्टेटमेंट क्या है, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। तो देखिए ये दोनों पैरेलल वेक्टर है पर इक्वल वेक्टर भी है, और ये दोनों हमारा पैरेलल वेक्टर है पर इक्वल वेक्टर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर रहेगा वो पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर व्हेन डायरेक्शन आर अपोजिट बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ये देखिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका ये हेड है और इसका ये टेल है, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हेड और टेल कोइंसाइड्स नहीं कर रहा है। ये भी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे बोल रहे थे पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होगा, और इक्वल वेक्टर के बीच का भी एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। और यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल एक दूसरे से अपोजिट है। नेगेटिव वेक्टर, if two or more than two vectors are said to be negative vector when these vector have equal magnitude and opposite direction। देखिए ध्यान से, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और टेल ये है, ये बी वेक्टर का हेड इधर की ओर, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इसका देखिए, इसका टेल कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, तो ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, दिस वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स, इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और नेगेटिव वेक्टर के बीच का भी एंगल, नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल। कोलिनियर वेक्टर, if two or more than two vectors are said to be collinear vector when these vector have same line of action और same support। वो जो हम लोग पिछले अभी स्टडी किए थे कौन सपोर्ट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। लाइन से ये क्या है, सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट है। तो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, कोइंसाइड्स करना चाहिए लाइन ऑफ सपोर्ट। ये देखिए ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है, इसी का ये लाइन, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है, ऐसे नहीं है, इसी के डायरेक्शन में इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है, तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यहाँ देखिए ये सब का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, सेम है, तो लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, कॉमन है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। हेयर ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर बिकॉज दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन उसका क्या है, कोइंसाइड्स कर गया, ए वेक्टर इधर की ओर जा रहा था, ये बी वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कोइंसाइड्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। इसका स्टेटमेंट देखिए, ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ये देखिए ये नेगेटिव वेक्टर, ये हमारे पास
नेगेटिव वेक्टर, ये इसका हेड ये है और ये हेड इसका नेगेटिव वेक्टर, लेकिन ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, बट ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और कोलिनियर वेक्टर भी इसको, इसका क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम ही है, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट। जैसे ये देखो, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है पर मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं है, तो इसको नेगेटिव वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोलिनियर वेक्टर होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेगेटिव वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर, बट ऑल नेगेटिव वेक्टर मे बी नेगेटिव वेक्टर और मे बी, ठीक है, मे बी, ठीक है, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर बिकॉज वेक्टर्स हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ऑल नेगेटिव वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर, सभी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। क्योंकि सभी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। कोड टर्मिनस वेक्टर, those vector which have same common terminal point are said to be co-terminal vector। जैसे देखिए ध्यान से, एक वेक्टर ये है और ये हेड है, जो न्यू पॉइंट को हेड बोलते थे शुरू में ही। यहाँ देखिए सभी सेम पॉइंट पे यहाँ आ रहा, यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ से किधर वेक्टर आ गया, यहाँ से किधर वेक्टर आ गया, सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है। दैट इज कॉल्ड को टर्मिनेट्स वेक्टर, और को टर्मिनेटेड वेक्टर इसी को कहते हैं, इसी को को टर्मिनेटेड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर का हेड पॉइंट सेम पॉइंट पे टच किया, उसी को हम लोग को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये हमारा हेड टेल था, ये टेल है स्टार्टिंग पॉइंट, ये टेल है स्टार्टिंग पॉइंट, ये टेल है स्टार्टिंग पॉइंट, ये टेल है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे 4 वेक्टर है, सभी को इनिशियल वेक्टर है, सभी का टेल एक साथ है, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे देखिए सारे वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर वेक्टर। वेक्टर आर सेड टू बी को प्लानर इफ दे अकर इन सेम कॉमन प्लेन, सब सेम प्लेन में है। प्लेन मतलब तो कोई दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है, तो सभी सेम प्लेन में है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, और ये इस तरह z एक्सिस होता है, इस तरह ये z एक्सिस होता है। तो इसमें ये y है और x है, तो इसमें जो भी प्लेन है वो xy प्लेन में है। तो xy प्लेन में जितना भी वेक्टर रहेगा, xy प्लेन में जितना भी वेक्टर रहेगा तो वो हमारा होगा को प्लेनर वेक्टर। yz में जो प्लेनर होगा, वो yz में जो प्लेन होगा, जो भी वेक्टर होगा वो को प्लेनर वेक्टर। तो xy में यहाँ 3 वेक्टर है, तो तीनों वेक्टर क्या होगा, को प्लेनर वेक्टर होगा। और एक चीज़ रिमेंबर याद रखिएगा कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा ऑलवेज टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर ऑलवेज टू वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, वो सभी वेक्टर सेम प्लेन में लाई करता है। तो कोई दो वेक्टर, तो कोई टू वेक्टर आर ऑलवेज इन को प्लानर वेक्टर, सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉट नो टू अस, उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज ए जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो सकता है, अब हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जीरो होता है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। जीरो वेक्टर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा, वही वेक्टर रहेगा। मतलब 1 में 0 ऐड करो तो क्या बचेगा, 1 ही बनेगा। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे देखिए ये वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, क्या बन गया, बी कैप, यानी बी यूनिट वेक्टर। कैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, वेक्टर हैज़ टू एसेंशियल
वेक्टर हैज़ टू इसेंशियल इनग्रेडिएंट्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर के लिए दो इसेंशियल ग्रेडिएंट चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, बी कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, सी वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, एक्स कैप रहेगा यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, वाई कैप रहेगा इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। स्टेटमेंट, वी कंक्लूड दैट यूनिट वेक्टर गिव अस द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है। नो यूनिट आर अटैच्ड, मतलब यूनिट वेक्टर कहने का मतलब नहीं किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बता देंगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा यूनिट वेक्टर में बोलेगा मीटर पर सेकेंड, तो वो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी के मेजर करने का तरीका। लेकिन यूनिट वेक्टर बोलेगा तो यूनिट नहीं बोलना है, जस्ट लाइक मीटर पर सेकेंड नहीं बोलना, न्यूटन नहीं बोलना। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन के साथ बता देंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेक्टर को उसके वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होगा वो, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बेस वेक्टर, इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं और बेस वेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट, के कैप को जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड, निगेटिव एक्स जेड प्लेन हो सकता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोई दो एक्सिस मिलके प्लेन बन सकता है। आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, आई और के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो वी कैन कॉल इट ऑर्थोगोनल वेक्टर या बेस वेक्टर भी कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यदि आई कैप इक्वल टू है तो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जे कैप यूनिट वेक्टर। के कैप को उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड मेजर करेंगे। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना हो तो एक वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड ही यूज़ करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर है, इसका हेड इधर है और टेल इधर है और कोई दूसरा वेक्टर इधर रख दिए, तो ये जो एंगल है ये देखिए दोनों टेल टू टेल मिला हुआ है। और यदि इसको आप ऐसे रख दीजिएगा, अब ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग मेजर उसको हम नहीं कर सकते हैं कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। यदि ये ए वेक्टर है, यदि ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हो सकता है। या तो इसको हम आगे स्लाइड्स करवा देंगे तो ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी ये बता रहा है कि इसके बीच का एंगल ये है, लेकिन ए और बीच के बीच का एंगल ये नहीं है, इसको आगे बढ़ा दिए, इसको यहाँ पे लेकर गए। अब ये ए और बी के बीच का ये एंगल है, पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये देखिए दोनों हेड है। अब ये दिया हुआ एंगल थीटा, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। ये देखिए दोनों टेल ही टेल है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मतलब ये ऐसे मिला हुआ है, दोनों टेल टेल मिला हुआ है और इसको ऐसे मिला दीजिए दोनों हेड, तो ये जो एंगल मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बिटवीन दिस टू एंगल। यदि ये ऐसे ऐसे हो तो ये दोनों टेल टेल मान रहे हैं इसको, तो ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा एंगल होगा। लेकिन ये ऐसे रहेगा और ये एंगल यदि हम ट्रीट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो ये एंगल कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। अब हम लोग स्टडी करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by closing side of the triangle in opposite order। ये देखो ये ए वेक्टर और ये वेक्टर, ऑर्डर करने का मतलब ए वेक्टर का ये हेड यहाँ पे है
और बी वेक्टर का टेल यहाँ पे, ये एक ऑर्डर में चल रहा है, टेल हेड ऑर्डर चल रहा है। और ये जो रिजल्टेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट वेक्टर टेल से लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देंगे। ये सेकेंड वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर का टेल ओ पे है, बी वेक्टर का हेड बी पे है, यहाँ से जो लाइन मिला है, ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, और ये ट्रायंगल बन गया, तो इसे बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दो साइड्स का ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर दिया, सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट, ये क्लोजिंग साइड हुआ, अभी मान लीजिए ड्रॉ नहीं करते तो ये क्लोजिंग साइड नहीं रहता, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग साइड, और ऑर्डर की क्या है, अपोजिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर ज्वाइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, या सेकेंड वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर हुआ, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला गया, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है डायरेक्शन के साथ, तो देखिए ध्यान से, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इसी को पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, और सिर्फ ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल, बी वेक्टर को पैरेलल करके यहाँ ले आए, और ओ क्यू पी क्या हो गया इनका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। ओ आर क्यू पी क्या हो गया, पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन भी हुआ। दिस इज द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड ऑल्सो ट्रायंगल ऑफ ओ पी क्यू, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, ये P को आगे बढ़ाए हैं, P को आगे बढ़ाएं क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, और यहाँ से इसको ये यहाँ ले गए। अब देखिए, ये ए वेक्टर का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये ए वेक्टर का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसका इधर की ओर कंपोनेंट टूट गया बी कॉस थीटा, और इधर की ओर कंपोनेंट टूट गया बी साइन थीटा। ओ क्यू एम इज द राइट एंगल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू, तो बी वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड हुआ बी, और तो इधर की ओर यदि साइन थीटा लेंगे तो क्यू एम बाई क्यू पी, तो क्यू एम बाई बी, तो क्यू एम का वैल्यू हो गया बी साइन थीटा, कॉस, तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू पी एम बाई पी क्यू, तो पी एम का वैल्यू बी कॉस थीटा, तो मतलब बी वेक्टर कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसके साथ एंगल है, तो बी कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में बी साइन थीटा, तो क्यू एम कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, क्यू एम हुआ अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, ठीक है। पी एम कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस के रूप में टूटेगा। तो अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ क्यू का हाइपोटेनस हुआ, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, तो ओ क्यू है क्या, आर का स्क्वायर, ओ एम है क्या, तो ओ एम हमारा ये हुआ, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस, तो ओ एम का वैल्यू हो गया, यहाँ से यहाँ दिया हुआ गिवन है ए है, और ये बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा में इसको तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये बी साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ पे देखिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा का ये कॉमन आ गया बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर ऑफ एडिशन। इस कोई भी दो वेक्टर को इसी फॉर्मूला से ऐड करेंगे, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ किए हुए थे, तो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या है, अल्फा है, तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो tan अल्फा इक्वल टू 20 ये क्यू एम बाई ओ एम, तो ये 20 साइन थीटा, और ये क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आर वेक्टर मिक्स अल्फा विथ ए वेक्टर और बीटा
बीटा मेक्स बी वेक्टर, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? ये सपोज दैट बोल दिए, इसको बोल दिए बीटा बोल दिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? थीटा दोनों दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, तो बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0। यदि थीटा का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ये रिजल्टेंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू 1, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आर मैक्सिमम क्या होगा? ए प्लस बी। मतलब दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 ऐड किए इसी मेथड से। लेकिन cos 0 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज मिनिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू क्या होगा? -1। तो आर मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 -1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी होगा। आर मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? ए माइनस बी होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए, तो कोई भी दो वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू होगा आर मिनिमम और मैक्सिमम आर मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। मतलब किसी वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लाई बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी दो वेक्टर का मिनिमम आई माइनस बी, दो वेक्टर का मैक्सिमम ए प्लस बी, दोनों के बीच क्या हो गया? लाई हुआ। तो ए माइनस बी इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन ए प्लस बी, यानी ए इज ग्रेटर देन बी है। तो ए माइनस बी इज लेस इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ग्रेटर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। और यहाँ से क्या होगा? ये वाला आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस, मतलब मोर देन 3 वेक्टर है, मोर देन 2 वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन वेक्टर है। उसको क्या हेड टू हेड टेल अरेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, इफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाई n-1 साइड्स ऑफ द n साइड ट्रायंगल, मतलब n साइड्स है, उसको n-n साइड्स नॉन जीरो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करेगा उसको साइड्स को, पॉलीगन। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ nth वेक्टर, और उसका n-1 वेक्टर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा, और लास्ट वेक्टर जो nth है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, और यहाँ से आर वेक्टर है, मतलब कितना साइड हो? 1 2 3 4 5 6, 6 में 5 को साइड को रिप्रेजेंट कर, और छठा जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि सभी n वेक्टर जो है साइड को ही रिप्रेजेंट कर दे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। इफ वेक्टर्स फ्रॉम ए क्लोज्ड n साइड पॉलीगन विथ ऑल साइड इन सेम ऑर्डर द रिजल्टेंट वेक्टर इज 0। सेम ऑर्डर में यदि फॉलो कर, जैसे ये वेक्टर है, इसको यहाँ से देखो ध्यान से, ये वेक्टर का ये टेल हुआ, ये हेड ऐसे हुआ, फिर यहाँ से टेल ये हेड हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, और यहाँ से 4 साइड ऐसे रिप्रेजेंट, क्लोजिंग है कि नहीं है? सेम ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर, टेल हेड, इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। क्लोजिंग रूप इसी को है। n साइड था, n वेक्टर था, सब सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पे सेम ऑर्डर में n-1 सेम ऑर्डर में है, लेकिन nth वेक्टर सेम ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए सेम ऑर्डर को फॉलो करा, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्या हो गया? 0। यहाँ देखिए सेम ऑर्डर को फॉलो करा, तो ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये सेम ऑर्डर को फॉलो, यहाँ पे सेम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर का कंपोनेंट अभी तोड़ने के लिए सिखाए थे। यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। प्लेन में पहले बात करते हैं। ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, प्लेन की बात कर रहे हैं। और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे कोई ऐसे वेक्टर रखा हुआ है। तो इस वेक्टर का दो अफेक्ट है, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और ये वाई एक्सिस। ये रखा हुआ कहाँ? प्लेन में, इसलिए ये प्लेन में रखे हुए हैं। इसका जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस के रूप में टूटेगा। यदि ये ए वेक्टर इधर के कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। यदि ये एंगल रहेगा दिया हुआ रहेगा तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस के रूप में कंपोनेंट टूटेगा। ये देखिए एक्स एक्सिस का एंगल होता है एक्स आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस आर साइन थीटा। तो आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर रिप्रेजेंट क्या हो गया? वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर, तो क्या हो गया? वेक्टर। इसी को इस फॉर्म में लिखा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। नोट द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन द प्लेन ओनली टू, मतलब कि प्लेन में किसी वेक्टर का दो ही कंपोनेंट टूट सकता है, क्योंकि या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड है, कोई दो कंपोनेंट टूटेगा। समझ में आया बात? कोई दो कंपोनेंट ही टूटेगा। तो इसका यदि हम लोग कॉमन है तो आर वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये आ गया मैं। तो कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, मतलब आर यूनिट वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई आर वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अच्छे समझने का जरूरत है बात को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फ्री स्पेस, मतलब कि ये देखिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ऐसे ये जेड एक्सिस है, इस तरह का। तो ये को 2D में ये बनाया हुआ फिगर है, 2D में बनाया हुआ फिगर है, तो उससे हम लोग दिखा नहीं सकते कॉपी पे। या ऐसे ये जेड एक्सिस, अभी ऐसे कोई वेक्टर रखा हुआ है तो इसका 3 कंपोनेंट टूटेगा, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। और तीनों से एंगल बन रहा है। इससे बन रहा है ये अल्फ़ा, ये इसको एक्स बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं, इसको जेड बोल रहे हैं। तो ये इससे बन रहा है अल्फ़ा, इससे बन रहा है बीटा और इससे बन रहा है ये गामा। अल्फ़ा एक्स एक्सिस से, बीटा वाई एक्सिस से और जेड गामा जेड एक्सिस से। इसको एक्स बोला गया, इसको वाई बोला गया। तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर आर कॉस अल्फ़ा, इसका कंपोनेंट वाई की ओर आर कॉस बीटा और जेड की ओर आर कॉस गामा। ये लिखा हुआ अल्फा इट्स एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट इट्स एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड रिजल्टेंट वेक्टर, इट्स एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड रिजल्टेंट वेक्टर एज शोन इन द फिगर। तो आर एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, आर जेड इक्वल टू आर कॉस गामा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। तो कॉस अल्फा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, कॉस गामा इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा डायरेक्शन को साइन कहते हैं। देखिए ध्यान से, एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शंस को साइन ऑफ द वेक्टर्स, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो कैसे? एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो एल का वैल्यू कट कर दिए कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर। कॉस अल्फा इक्वल टू अभी पहले लिखे थे आर एक्स अपॉन आर, मतलब मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड तो इसका यही होगा। तो आर एक्स स्क्वायर ये का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर इतना का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर इतना का स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या होगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई जेड का आर जेड का स्क्वायर। ऊपर यही चीज़ दोनों कैंसिल क्या बन गया? 1 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, इसको आप अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको जब माइनस करना है, इसका नेगेटिव वेक्टर जस्ट इधर इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये माइनस और बी वेक्टर,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये होगा माइनस ही, लेकिन प्लस का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू 180 माइनस थीटा माना पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये जब एडिशन में होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये जो एंगल बन रहा है इससे एंगल बीटा लिए हैं, तो tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये एंगल। और इसको हम लोग बीटा टू बोले, तो इसका जो फॉर्मूला होगा tan बीटा टू इक्वल बी साइन एंगल कितना 180 माइनस थीटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। उस पर हो जाता है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो रहा है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। इसका स्टेटमेंट देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा का इंक्लाइनेशन है, देन आर मैक्सिमम। तो ये क्या है, आर ये मैक्सिमम है, रिजल्टेंट क्या है, ये मैक्सिमम है, रिजल्टेंट मैक्सिमम है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये देखो डायगोनल बन रहा था, यहाँ पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, और ऐसे ये ऐसे बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। और यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट और ये मैक्सिमम है, तो ए वेक्टर प्लस बी, ये बिगर डायगोनल है, ये क्या है, बिगर डायगोनल है, ये हमारे पास बिगर डायगोनल है। तो इसको D1 बिगर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बोल दिए। अब इसी को माइनस कर दिए, इसी को यहाँ से ऐसे ले लिए माइनस कर दिए, तो ये बन गया, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, और यहाँ से ये मिला दिए तो ये लोअर डायगोनल बना, ये स्मॉलर डायगोनल बना। तो स्मॉलर डायगोनल माइनस के साथ बनेगा, तो डिफरेंस, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर D2 स्मॉलर डायगोनल, तो एक D1 मिल गया ए प्लस बी वेक्टर, और D2 मिल गया हमारा ए माइनस बी वेक्टर। दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन। तो यदि D1 D2 दिया हुआ है तो हमको ए का वैल्यू पूछेगा, तो ए वेक्टर इक्वल D1 प्लस D2 बाई 2 और बी वेक्टर D1 माइनस D2 बाई, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 इसको बोल देंगे इक्वेशन 1 और इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। जब दोनों को ये सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर इक्वल D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइड बाई 2 और बी वेक्टर इक्वल D1 वेक्टर माइनस D2 बाई 2। यदि यहाँ पे देखिए, यदि इसको ए माने हैं यहाँ पे और इसको बी माने हैं, तब ये आया है। यदि आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तब ये उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, किसको ए माने हैं किसको बी माने हैं, उसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला पे आप चल जाइएगा। तो ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्लास में इस पर और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो सिर्फ मेरे पास थ्योरी ही है, थ्योरी ही बता रहे हैं। ठीक है, the vector that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap, so that resultant vector is unit vector along the y axis। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस व्हाट शुड बी एडेड। तो पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5i कैप। तो ये कैसे है, इसको ऐड किए, तो ए वेक्टर को इसको ऐड कर दिए, इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए आई कैप प्लस 3i कैप माइनस 3j कैप, जे को जे के साथ ऑपरेट करेंगे, 6j कैप प्लस 2k कैप और माइनस 7k कैप। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 4i कैप, इसको सिर्फ कीजिए तो माइनस 3 प्लस 6j तो 3j कैप और 2k कैप माइनस 7, तो ये कितना माइनस 5k कैप आ गया, माइनस 5k कैप है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर को हमको लेकर चलना है
वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आर वेक्टर इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब जे कैप, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जे कैप की तरफ हमको लेकर चलना है। तो जे कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और यही व्हाट शुड बी एडेड, यही क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो y इक्वल टू निकालना है, तो इसको सॉल्व करें, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4i कैप, ये इधर जाएगा तो j कैप माइनस 3j कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस 2j का, और ये इधर जाएगा तो प्लस, ये हमारे पास है। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसमें इतना ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा जो फाइनली जाएगा किधर की ओर जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, जे कैप की तरफ जाएगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या, जो वेक्टर दिया उसकी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए वेक्टर ये दिया हुआ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा। तो अंडर रूट, इसके कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया अंडर रूट 2। तो ए वेक्टर को उसके ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड के √2, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना मेड कर रहा है। तो देखिए अभी हम लोग कुछ पढ़े थे, ये दो वेक्टर है, ये एक्स के अलॉन्ग, ये वाई के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स बाई आर, तो आर एक्स है कितना 1, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया अभी निकाले 2, तो 1/2 मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45। तो x के साथ बनाएगा 45, तो y के साथ भी बनाएगा 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर व्हेन द वैल्यू ऑफ सी, इसको यूनिट वेक्टर बोल दिया गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो मैग्नीट्यूड इसको 1 के बराबर पुट कर देंगे। तो 0.4 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, और ये सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.64, दोनों को ऐड किए 0.8, 1 में से 0.8 घटा 0.2, मतलब सी इक्वल टू 0.√2 होगा, √0.2। ये हम आज क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ वेक्टर ये सब स्टडी किए। अगले क्लास में मल्टीप्लिकेशन स्टडी करेंगे, और कुछ जो जेई सेक्शन में क्वेश्चन और नीट में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं मैं वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। ओके।